स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2020 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 169 हासिल की है। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं जब उन्होंने एसएससी सीजीएल 2019 में ऑल इंडिया रैंक 268 हासिल की थी। Currently, he is working in Ministry of Health and Family Welfare. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कृष्ण कुमार जी एक बार फिर स्टडी आईक्यू पर, और ढेर सारी बधाई। आपने इस एग्जामिनेशन को 2 बार क्लियर किया है, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा है कि सही स्ट्रैटेजी एसएससी की क्या होनी चाहिए, जो आपने इसको 2 बार इन अ रो क्लियर किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। और अश्विनी जी तो पहले ही बता चुके थे जिससे। और जहां तक मेरा ख्याल था 2020 निकालने का, तो ये मेरे लिए 2019 से इजियर था निकालना, क्योंकि मोर और लेस मेरा प्रैक्टिस सारा हो चुका था। बस उस रिवीजन को और उस फ्लो को बनाए रखना था मेरे लिए। तो मेनली प्रिपरेशन मेरा जो सीजीएल 2019 के दौरान हुआ था, वही प्रिपरेशन मेरा 2020 के दौरान ही हम उसको चालू रखे थे। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा उसके लिए। एसएससी का पैटर्न तब तक चेंज तो उतना हुआ नहीं था, और मोर लेस बेसिक सही होने के कारण और सारा सिलेबस कंप्लीट होने के कारण बहुत हेल्प मिला इस चीज में। कृष्ण, कहते हैं ना, इस सही स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जामिनेशन में अपनाना बहुत जरूरी होता है। वही शायद आप एसएससी के लिए बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स चलती हैं जब एसएससी की बातें आती हैं। ऐसे प्रिपरेशन करना है, वैसे करना है, तो आप बताएं सही स्ट्रैटेजी, द करेक्ट रोड मैप टू एसएससी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना है। मैम, एज आई थिंक कि करंट जो रोड मैप होना चाहिए, वो पहले सिलेबस को अच्छी तरह समझ के उसको कंप्लीट करना होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। जैसे अभी सीजीएल 2022 में तो सीजीएल भले ही सिलेबस चेंज हुआ है, पर उसका पैटर्न अच्छे से वो बताया हुआ है नोटिफिकेशन में एसएससी सीजीएल के कि क्या क्या पूछने वाले हैं वो। और कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट वो सिलेबस है उसको किया नहीं जा सकता है। तो मेरे ख्याल से पहले क्या होना चाहिए कि उस सिलेबस को पूरी तरह अच्छे से समझना चाहिए कि इसको कंप्लीट कहाँ से किया जाए। और जैसे मैथमेटिक्स है, तो उसके लिए कोई भी आप टीचर से, सारे टीचर अच्छे हैं, कोई भी टीचर से पहले पढ़िए। और उनके सारे पहले जितने भी उनके क्वेश्चंस है, फॉर्मूला ट्रिक्स, कंसेप्ट्स हैं, उनको कंप्लीट कीजिए। यही हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। उनको कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट करने के बाद उसको एक दो बार रिवाइज करने के बाद आप मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले भी मॉक स्टार्ट कर सकते हैं कि, लेकिन मॉक में क्या होगा, इंप्रूवमेंट उतना अच्छे से होंगे नहीं। तो वो लगे रहना है कि आप जैसे किसी भी टीचर का स्टार्ट किए मैथमेटिक्स के लिए, तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए, और एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से स्टार्ट किए, तो तभी आपके मॉक में वही क्वेश्चन बनेंगे, और आगे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो गए। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस एंड कीजिएगा, आपका मॉक में स्कोर वो इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पहला रोड मैप होना चाहिए कि सिलेबस को अच्छी तरह समझ के, उसके कोर्स को या फिर कोई भी टीचर से पढ़ के या फिर कोई बुक से पढ़ के उसको कंप्लीट करके और मॉक पे उसको अप्लाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सही रोड मैप है। सो कृष्णा, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, और शायद ऐसा होता भी है कि अ, हम बहुत सारी चीजों को कवर करने के लिए जो हम पहला सोर्स अपनाते हैं, शायद उसी को कवर नहीं कर पाते, एंड वी कीप ऑन हॉपिंग टू वन सोर्स टू अनदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता सबको होता ये है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। मैम, अभी अगर जिनके भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो इस चीज को करते हैं कि वो एक बुक ले लिए, फिर दूसरा बुक ले लिए, फिर तीसरा बुक ले लिए। और इवन ये कोई नहीं है, हम खुद ऐसा किए हुए थे, हम करते थे। मेरे पास ऐसा ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जो नहीं था अवेलेबल, पर हम उसमें से मेनली 90% भी नहीं पढ़े थे। 10% ही पढ़ के मास्टर यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो हमको उस समय ये एहसास हुआ कि हाँ, चलो डर होता है एग्जाम का कि हाँ, कहीं छूट ना जाए, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। पर इस डर की वजह से आप अपना सिलेबस छोड़ नहीं सकते हैं। और ये मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है कि आप ये क्वेश्चन हमसे पूछिए, मैं ये क्वेश्चन को पूछता नहीं है कि आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पायरेंट आपको डर लगता है कहीं छूट ना जाए। आज इस सर से ले लिए, उन सर का भी कॉस्ट ले लेते हैं, उन सर का भी कॉस्ट ले लेते हैं, उन सर का भी ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आप किसी एक को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, और आपका सिलेबस अधूरा रह जाता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज के एस्पायरेंट का यही है। और जहां तक मेरा मानना है मैम, कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया हुआ है, कोई भी सर का, सब अच्छे हैं।
पर एक किसी से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इनके चक्कर में क्या होता है पेरेंट की, आज ये सरकार ले लिए, कल उन सरकार ले लिए, ठीक है, तो इससे किसी कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको करने में भी टाइम लगता है, और पेरेंट के पास आज इतना पेशेंस नहीं रहा कि वो उतना टाइम दे सकते हैं। एसएससी का एग्जाम पेशेंस और टाइम मांगता है। हम खुद 2-3 साल प्रिपरेशन किए हुए तब यहाँ तक पहुंचे हुए, पर आज के स्टूडेंट में ये चीज रहा नहीं है, जो कि लाना बहुत जरूरी है। आप किसी एक सिलेबस को, एक टीचर को, एक बुक को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि दूसरा बुक है, चलो है वो दूसरा बुक भी है, पहले इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, करने के बाद दूसरा बुक लेंगे। मेरे जर्नी के दौरान ये था कि हम जितना रुपए मेरे घर से मिलता था, हम आधा रुपए बुक पे ही उसको लगा देते थे, और उस बुक को पढ़ते नहीं थे। मुश्किल से एक बार देखें उल्टा है और ये है, इसको पढ़ेंगे, पर टाइम नहीं मिल पाता था उतना उसको पढ़ने का। तो बुक तो हर वीक नए नए पब्लिकेशन के बुक आ जाते थे। तो सब में मोर लेस सेम रहता है मैम, मेरा मानना यही है, सब में मोर लेस सेम रहता है। सिलेबस एक लिमिटेड है, उस सिलेबस लिमिटेड को कंप्लीट करना चाहिए। सब टीचर अच्छे हैं, सब टीचर वही चीज पढ़ाते हैं। आपको जिनका वाइब समझ में आए, अब हमको मैथ में मेरे सर का ही वाइब हमको समझ में आता था, तो हम उनसे ही पढ़ते थे हम, और मैथ में किन्हीं को फॉलो नहीं किए। करंट अफेयर में हमको गौरव सर का ही समझ में आता था, हम करंट अफेयर के लिए किसी को फॉलो नहीं किए। भाई थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब चैनल है, हमको उससे क्या मतलब, जो हमको दिलवाएगा सिलेक्शन, हमको उससे मतलब है। तो यही मेरा मानना है कि आप एक को फॉलो कीजिए और उनको कंप्लीट करने के बाद दूसरे पे जाइए, उससे पहले जंप मत कीजिए, नहीं तो आपका वो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे मैम, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछते हैं वैसे नॉर्मली। सो कृष्णा, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, पॉइंट है और टिप है कि आपको अगर क्लियर करना है तो अपने मिनिमम रिसोर्सेज, फोकस्ड रिसोर्सेज पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं कृष्णा। जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें अब मैम आपको एक लगती हैं। एक यस। मैम एक बात हम और बोलना चाहेंगे, हम लास्ट इंटरव्यू में ये बात बोले थे कि क्या पढ़ना है उससे जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, और कहाँ रहना है उससे जरूरी कहाँ नहीं रहना, क्योंकि आज टेलीग्राम चैनल इतने सारे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप इतने सारे हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं। कोई एक अच्छे ग्रुप में रहिए, उनको फॉलो कीजिए, या फिर उनको देखिए क्या होता नहीं होता। आप सारे चीज को नहीं कर सकते, सारा चीज मैनेज इतना नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यही है कि क्या पढ़ना है जरूरी, क्या नहीं पढ़ना है, बस यही मेरा एक लास्ट टिप रहेगा इस मामले में। ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके दो एसएससी सक्सेसफुल अटेम्प्ट से आपने जो निष्कर्ष निकाला है, वो क्या होगा? मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा वर्ड होगा पेशेंस का। पेशेंस लगा मुझे बहुत, हम इसके लिए टाइम दिए हैं, और ऐसा ऐसा वक्त आया जब जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन्स आए, पर उस वक्त एक ही चीज काम आया, मेरा पेशेंस, और हम कितना उसी पे फोकस्ड रहे, और अपने जो लक्ष्य के प्रति था कितना अपने आपको फोकस रख पाए, वो बहुत जरूरी बात है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं और बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पर आप ये बिलीव ही नहीं करेगा कि हम कितने लोअर बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जहाँ से बहुत इश्यू होता था। पर उसमें एक चीज मेरे पास हमेशा रहा कि वो पेशेंस था, वो परसेवरेंस था, वो प्रिपरेशन था। उस चीज को हम सीखे हैं कि उस चीज को अगर यूटिलाइज कर लिया जाए तो ऐसे सीजीएल को टफ एग्जाम नहीं क्लियर करना। और कभी जब हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट भी किए थे, तो हमको नहीं लगता था कि हम ऐसे सीजीएल मटेरियल हैं, उस लायक है। हमको लगा था कि चलो एलडीसी तो निकाल ही लेंगे, ये 2019 का बात है, हमको लगा एलडीसी तो निकाल ही लेंगे, ज्यादा दिन का बात भी नहीं है, कि चलो एलडीसी तो कम से कम निकाल ही लेंगे, एमटीएस तो निकाल ही लेंगे। और हमको लगा सीजीएल में होगा भी, तो अनरिजर्व कैटेगरी से था, इश्यू होता है उसमें, तो टीए मिक्स में मिलेगा। तो हमको यही लगता था मैम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एसएससी का एग्जामिनेशन अभी तो फास्ट हुआ है, उसमें तो बहुत स्लो होता था, तो वो थोड़ा घर से प्रेशर, या फिर बाकी पेरेंट्स के भी होते होंगे, घर से प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब तो होते ही हैं। तो इन दोनों एग्जाम से एक चीज सीखने को मिला कि पेशेंस अगर लाइफ में रहे ना, तो आप कुछ भी चीज क्रैक कर सकते हैं। कृष्णा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो कही पेशेंस की, एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करें, एसएससी सीजीएल, सोर्सेज मोरलेस सब सेम रेफर करते हैं, आपने भी अभी वो मेंशन किया। इंफॉर्मेशन सबको मोरलेस सेम रहती है, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का तालमेल किस तरीके से है, उस हाउ टू डू इट राइट। मैम इसका एग्जाम्पल ये भी सब जानते हैं, जैसे आप बोले कि रिसोर्सेस क्या होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, आप रिवीजन कितना करते हैं, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ही देते हैं कि कोई हमको बोलते हैं सर हम ये बुक लगा चुके हैं, इसमें सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब बनाए तो नहीं लेकिन बन जाते हैं। तो हम बोले कि ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको बनाना होगा, उसको 2 बार बनाइए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड बच के आपको एक वो ऐसा टाइम देंगे कि आपको जिस क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे।
क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे सीजीएल मेंस के में का बात ले ले, 100 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसमें 90 क्वेश्चन सबसे बनते हैं, वो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप अगर 90 क्वेश्चन में आप 10-10 सेकंड करके 5-5 सेकंड करके बचाएंगे, तो वो आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस और रिविजन करते हैं। एक्यूरेसी के लिए क्या है मैम कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आप अपने आप को समझिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन में, वो क्वेश्चन बार बार हमसे गलती होते थे, तो उसको हम क्या किए थे, मगअप कर लिए थे। और ऐसे ही टीएचडी में क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता था। ये तो इंडिविजुअल पर अपना रोल है। कुछ कुछ प्रॉब्लम आता था तो उसको हम क्या करते थे कि बार बार मगअप करके और नोट बना के उसको अपने वॉल पे चिपका देते थे, और उसको बार बार देखते थे। बहुत ऐसे फॉर्मूला और ट्रिक्स भी थे जो हमको याद ही नहीं होते थे, जो डायरेक्ट रिजल्ट थे, डायरेक्ट जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। तो उसको क्या करते थे, एक नोटपैड पे लिख के फॉर्मूला वो एक कॉपी में लगा रहता था, वो कॉपी में तो रहता ही था, और उसको हम लिख के अपने वॉल पे चिपका देते थे और हमेशा देखते रहते थे कि ओ ये से होगा, ये से होगा। जब मॉक भी दे रहे थे और मॉक में दे रहे थे फंस रहे क्वेश्चन, तो हम देख लेते थे ओ ऐसे ही होता है। तो वो बार बार उस चीज को, माइंड को, अपने आप को इंक्लूड कर लेते थे, अपने आप को उसके अडेप्ट कर लेते थे कि हाँ ऐसे होगा, इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट अप्रोच होगा, ताकि टाइम बचे और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और स्पीड भी मेंटेन रहे। क्योंकि स्पीड में क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी गलती होने का चांस स्कोप बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं डायरेक्ट रिजल्ट को। बहुत ऐसा चीज है इसमें डायरेक्ट रिजल्ट बहुत बेनिफिट करता है मैथ में। और ये ऐसा जरूरी नहीं है एसएससी के मैथ में जो आईआईटी और जेई जेई और नीट करके आए हुए हैं उनका मैथ हमसे फार बेटर होता है, पर वो एसएससी के मैथ उतने अच्छे से बना नहीं पाते हैं। हम ऐसे एग्जांपल देखे हुए हैं। क्यों? इसका रीजन है कि आपका एक्यूरेसी और प्रैक्टिस अधिक होना चाहिए इसमें, और कितना आपका अप्रोच अच्छा है, कितना आप चीजों को मगअप किए हुए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट रखे हुए हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है। इसमें स्टेप को आपको जंप करना होगा, कैसे टाइम सेव कर रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये सारी चीजों को अपनी पूरी जर्नी में याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर एक बार कहूंगी, पता सबको होता है लेकिन आप सिलेबस में इतना खो से जाते हैं कि यू कांट रिमेम्बर ऑल दीज निटी ग्रिटीज ऑफ द एग्जामिनेशन एंड दीज निटी ग्रिटीज। मैम मैम आई वांट टू से दैट कि सब वही पढ़ते हैं, पर आप उन चीज से क्या एलिमेंट निकालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, इसको हम अलग अप्रोच कैसे लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम जिस टीचर से पढ़े हुए हैं उनका नाम अमित कुमार सर था, उनसे बहुत कोई पढ़े हुए, लेकिन उनसे क्या क्या हम निकाले। और ऐसा नहीं कि उनसे ही निकाले, और कहीं जहां जहां हमको जो जो डायरेक्ट रिजल्ट अप्रोच मिलता रहा उसको हम नोट करते रहे, और उससे किस तरीके से उसको अप्रोच लगाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट्स मैथ में बहुत अच्छे काम करते हैं। रीजनिंग में आप कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है डाइस का, तो बनाने का उसके 3-4 तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं, लेकिन उसमें कौन अच्छे हैं, कौन आपको सूट करते हैं, आपको उस पर वर्क करना होगा। ठीक है, टीचर तो यहाँ पढ़ा के चल जाएंगे, लेकिन आपको उस पर स्पेसिफिक वर्क करना होगा। हम हर एक चैप्टर पे वर्क किए हुए क्या ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इसमें इस टाइप से बनाने पे टाइम बचता है, हम इस टाइप से ही बनाएंगे मॉक में। तो आपको कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप खेलने से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, कितना साल खेलना पड़ता है, तो यही वही है। मेन अटेम्प्ट देने से पहले आपको हर चीज पे वर्क करना पड़ता है। हमारा वीकनेस ये है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है, तो उस पर एक एक चीज पे आपको वर्क करना होता है। कृष्णा, स्टडी आईक्यू, गौरव सर का करंट अफेयर्स का रोल कितना अहम रहा है आपके दोनों ही अटेम्प्ट को क्लियर करने में? जैसे मैम मैथ के लिए हम एक टीचर को फॉलो किए थे और उनसे हमको सक्सेस मिल गया, उसी तरह जीके के लिए हम एक ही टीचर को फॉलो किए हुए थे, उनसे भी हमको सक्सेस मिल गया। तो हुआ क्या कि गौरव गर्ग सर के बारे में हम लास्ट इंटरव्यू में बताए हुए थे कि हमको कहीं और जाना नहीं पड़ा। ये थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेस हैं, और मोस्टली अच्छे होंगे, अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। तो गौरव गर्ग सर के पढ़ने से ये फायदा हुआ कि थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता था। सर अपने रिवीजन मॉड्यूल में और कोई पीडीएफ था उसमें ही इतना बार रिवाइज कर लेते थे कि उनको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ता था। मतलब आप चाह के भी क्वेश्चन से भाग नहीं सकते हैं। सीजन 19 के प्री में तो मेरा जीके में 42.5 स्कोर थे, तो उससे हमको बहुत बेनिफिट मिला। और जहां तक देखा जाए कि उसमें अप्रोक्स जितने भी करंट अफेयर थे सारे मेरे सही हुए थे। और 2020 में वही हुआ कि हम जितना भी करंट अफेयर थे सारे सही करके आए हुए थे, एक दो को छोड़ के। एक उस 2020 में एक मेरे करंट अफेयर गलत हो गए थे। तो 2020 में ये थे कि सारे करंट अफेयर सर से ही आए थे, एक करंट अफेयर नहीं आया हुआ था, पर वो सर जो है ना वो पीडीएफ में दिए हुए नहीं थे, पर बताए हुए थे कि इसका ये भी हुआ था, इसका ये भी हुआ था। तो वो मेरे दिमाग में था कि हाँ सर ये बताए हुए थे अपने वीडियो में, तो वो चीज हम उसको बनाए हुए थे उसको। तो ये हुआ, कहीं जाना नहीं पड़ा। और
एक ही रिसोर्सेज से हमको कंप्लीट नॉलेज मिल गया था सर से। और वो स्टैटिक में भी दो कोर्स लिए हुए थे, एक करंट अफेयर का और एक स्टैटिक का। स्टैटिक पोर्शन मेरा बहुत अच्छा हो गया था उससे, क्योंकि टीसीएस का आने के बाद स्टैटिक का रोल बहुत बढ़ गया था एसएससी के जीके में। तो वो बहुत अच्छा हो गया था, और अब तो जीके का वेटेज अच्छा खासा बढ़ गया है एसएससी में, आप देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोग के पास जीके का बहुत सारा बुक है, और मार्केट में तो आप 2000 लगाइए तो इतना सारा बुक आ जाएंगे जीके का कि जिसको पढ़ने में आप 10 साल लगा सकते हैं। पर वो ही है कि आप लिमिटेड सोर्स रखिए अपना, कौन सा अच्छे है कौन नहीं, आपको निकालना होगा उस चीज के लिए। तो आपका किन टीचर से वाइब से मैच करता है वो भी जरूरी है। अब मेरा तो वाइब से मैच किया, तब हम आज दो सिलेक्शन लिए हुए हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। आपको ये छांटना भी होगा, आपको जानना होगा कौन कौन किनसे आपको समझ में आता है कौन नहीं आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात। कृष्णा, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, अगर उनके लिए आपको नटशेल में स्ट्रैटेजी को सम अप करना हो तो वो क्या हो? वो यही होगा मैम कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के समझ के और उनको कंप्लीट कीजिए पहले। उनको कंप्लीट करने के बाद आप बीच बीच में वीकली मॉक लगाइए, और देखिए कि मेरा क्या अभी वीक चल रहा है, और अप्रोक्स 6 मंथ्स अच्छे से दीजिए आप उस प्रिपरेशन पे। 6 मंथ्स अच्छे अच्छे देने के बाद आपको एक एवरेज से अधिक स्कोर आने लगेगा। 6 मंथ अच्छे से देने के बाद, और उसके बाद अपना सिलेबस सब इंड करके मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। मॉक तो वीकली देना ही है, और उसके बाद वीक में 2 मॉक कम से कम दीजिए, और अच्छे से कीजिए। टीयर 1, 2, 3 के लिए कुछ खास टिप सजेशन? मैम अब तो सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया, टीयर 3 तो अब रहा नहीं, तो ये अच्छा बात है। टीयर 3 नहीं रहा, थोड़ा लक बेसिस में हो जाता है। टीयर 1 और टीयर 2 मोरलेस अभी भी सेम ही है मेरे ख्याल से। और अच्छा है कि जीके का रोल बढ़ा है मेरे ख्याल से, तो ये अच्छा मूव है एसएससी का, क्योंकि पहले जीके का रोल नहीं था तो लोग बहुत स्किप भी करते थे। पर ठीक है, जो भी है आपको उस हिसाब से अपने आप को एडेप्ट तो करना ही होगा। आपके हाथ में बस आपका मेहनत है, तो उस मेहनत को तो आपको करना ही होगा। बाकी तो भगवान के हाथ में है और किसी के हाथ में है। तो आप कंप्यूटर का रोल बढ़ा है, तो कंप्यूटर आप एक आप देख लीजिए, कोई अच्छा बुक करके कंप्यूटर कंप्यूटर कर सकते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग अभी भी मेरे ख्याल से वही है जैसे से पूछता था, इंग्लिश भी वही है। जीके का थोड़ा रोल बढ़ा है, तो आप जीके पे अच्छा से वर्क कीजिए, एक समराइज करके, और उस बुक को कंप्लीट कीजिए। जैसे लूसेंट है, ये नहीं कि लूसेंट सबके लिए अच्छा है, बहुत लोग लूसेंट नहीं पढ़ के आए हुए, मेरे लिए लूसेंट बेहतर था। तो आप उस बुक को पहले कंप्लीट कीजिए। मार्केट में 100 बुक है, आप 100 बुक के पीछे मत भागिए, कोई एक बुक लीजिए उसको कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा बुक पे मूव ऑन कीजिए। क्योंकि जीके का रोल काफी अधिक हो गया है, आपको ये जानना होगा, और सिलेक्शन लेना है तो जीके को टैकल तो करना ही होगा आपको। बाकी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस मोरलेस मेरे ख्याल से पहले जैसा ही है। मैथ में प्रोबेशन कंपटीशन और प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको आपको देख लेना होगा। थैंक यू कृष्णा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्काई इज द लिमिट फॉर यू। गुड लक, गुड हेल्थ। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।